Hello guys, hope you are all fine. सो जनरल साइंस का जो थ्योरेटिकल पार्ट था सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो चीज़ें हमने कवर की। अब उसी पे हमने 35 जो टॉप एमसीक्यूज होंगे फ्रॉम सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो कवर करेंगे, जो हमारी 1000+ सीरीज़ है जिसमें हम जनरल साइंस के 1000+ एमसीक्यू सीरीज़ को प्रैक्टिस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसका जो पार्ट थर्ड होगा वो आज हम आपके लिए ला रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे जैसे बाकी जो आने वाले कमिंग एग्जाम्स है, जैसे फा का एग्ज़ाम है या स्टॉक असिस्टेंट तक का तो हो गया, फॉरेस्टर का है, पटवारी का है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का है, सुपरवाइज़र का है। तो जनरल साइंस जहाँ पे भी है उसके लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से एक दो पूछे जाते हैं। सो पहले जाना थ्योरेटिकल पार्ट पे, फिर जाके वो चीज़ें समझ आएंगी, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। तो उस तरह से आपका कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बढ़ेगा, डायरेक्ट एमसीक्यूज पे नहीं जाना। सो हम शुरू करते हैं अपने 35 जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम जनरल साइंस, जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। बिना टाइम वेस्ट किए सो वीडियो पे डायरेक्ट आते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। कौन सा एनर्जी रिसोर्स इनमें से नॉन रीन्यूएबल वो हुआ जिसको हम रीन्यू नहीं कर सकेंगे, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको रीन्यू ना कर सकें, उसे हम बोलते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पूछ रहा है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है हमारे पास, जो नॉन रीन्यूएबल होता है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं बार बार, और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा जो है हमारे पास वो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो हमारे पास वुड तो नहीं है, सन भी नहीं है, फॉसल फ्यूल, विंड। फॉसल फ्यूल इज़ ए नॉन रीन्यूएबल। अगर हम बात करेंगे फॉसल फ्यूल की तो इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, अंडर ए हाई प्रेशर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैरीन जो होता है समंदर के नीचे, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनसे ये फॉसल फ्यूल बनते हैं, लेकिन इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो जब यूज करेंगे ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको काफ़ी टाइम लगे, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्यूल यूज इन द थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ से थर्मल एनर्जी निकाली जाती है, सो वो उसमें कौन सा फ्यूल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं? जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो थर्मल, तो वहाँ पे एक एनर्जी यूज होती है, उसका नाम याद रखना। वहाँ पे उसमें एक फ्यूल यूज होता है, क्या वाटर यूज होता है, बायोमास यूज होता है, फॉसल फ्यूल, वहाँ पे एक यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है? वहाँ पे यूरेनियम का यूज़ होता है। याद रखना ये एलिमेंट कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको पढ़ाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है कि अल्टीमेट सोर्स कौन होता है एनर्जी का? वाटर होता है? नहीं। यूरेनियम है? नहीं। फॉसल है? नहीं। वो है सन। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी लीड्स टू, इनमें से कौन सी एनर्जी है जो लीड्स टू लीस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। जब उसको हम बनाते हैं, उसको हार्नेस करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी है, थर्मल है, सोलर है? नन ऑफ दीज। तो वो है सोलर। सोलर में बहुत कम एनवायरमेंट पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पास किस में आती है? जो कि हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आती है। याद रखना, इसको हम रिन्यू भी कर सकते हैं बार बार। सो याद रखना, ये वो है हमारे पास कौन सी? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओशन थर्मल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओशन थर्मल एनर्जी इज़ ड्यू टू, जो ओशन थर्मल एनर्जी है, जो हम जो वाटर सरफेस होता है किसका? सी का, तो उससे हम ओशन थर्मल एनर्जी को जनरेट करते हैं। देखो उसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए? किस एनर्जी स्टोर्ड बाय द वेव्स इन द ओशन, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ओशन, प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ओशन, आर टाइड्स अराइजिंग ड्यू टू ओशन। किस वजह से ओशन थर्मल एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है? वो होती है टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने पढ़ाया हुआ है, जो सन रेज होती हैं जब वो
हीट अप करती है ना, जो अपर सरफेस होती है ना वाटर की, जो समुद्र की ऊपर वाली सतह जो होती है सी की, वो उसका पानी जल्दी गर्म हो जाता है, और जो बॉटम पे होता है वो उसको लेट गर्म होता है, उसको काफ़ी वक्त लगता है। तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होती है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ओशन थर्मल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस, जो आपकी बायोगैस होती है उसका मेन कॉन्स्टेंट क्या होता है हमारे पास, याद रखना, उसमें मीथेन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस होता है, या फिर उसमें नन ऑफ दीज। तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टेंट क्या होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टेंट याद रखना जो है, इट्स आल्सो नोन एज, बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। सो वी इसको हम बोलते हैं गोबर गैस, ठीक है ना, और गोबर गैस भी बोलते हैं। इसका मेन कांस्टेंट क्या होता है, इसका मेन कांस्टेंट हमारे पास है, वो होता है, कौन होता है इसका मेन कांस्टेंट, इसका मेन कांस्टेंट हमारे पास मीथेन होता है। तो आपको बायोगैस जो होगी, गोबर गैस होगी, कभी डायरेक्ट पूछ जाता है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है, तो सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन होता है, CH4, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आता है, और रीन्यूएबल्स को रीन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पावर जनरेटेड इन ए विंड मिल, जो विंड मिल के अंदर पावर जनरेट किया जाता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि विंड मिल के लिए तो विंड की वेलोसिटी ज़रूरत होती है, वो डिपेंड करता है ऑन द विंड वेलोसिटी। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि कम से कम विंड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो है 15 किलोमीटर पर आवर, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विंड एनर्जी जो है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो चाइना, ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई है। और इंडिया में जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है वो है तमिलनाडु, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट, द वन थिंग दैट्स कॉमन टू ऑल फॉसल फ्यूल, वो चीज़ जो कॉमन है सारे फॉसल फ्यूल्स में, वो कौन सी चीज़ है उनमें कॉमन होती है, जो भी फॉसल फ्यूल्स होते हैं सब फॉसल फ्यूल के अंदर कार्बन होता है। सारे मैरीन में नहीं बन सकते, ज़रूरी नहीं है, जियोलॉजिकल प्रोसेस सबका सेम नहीं हो सकता है, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उनमें कार्बन जो होता है वो सब में पाया जाता है। उसके बाद हम न्यूक्लियर बम की बात करेंगे। जो न्यूक्लियर बम होता है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो न्यूक्लियर बम होता है वो किस पे बेस्ड होता है। जो न्यूक्लियर बम होता है वो बेस्ड होता है हमारे पास न्यूक्लियर फिशन पे। वो किस पे होता है, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन का मतलब है जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो होता है, एक न्यूक्लियस, वो स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और ये रिएक्शन जो होती है ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, तभी ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉरेस्ट को रीन्यू कर सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वाटर को, वाइल्ड लाइफ को कर, कोल जो होता है ये नॉन रीन्यूएबल है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फिर बनने में, तो याद रखना वो है कोल। और नेक्स्ट हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो इसमें से कौन सा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सोलर एनर्जी तो रीन्यूएबल है, हाइड्रो भी है, जियोथर्मल भी है, लेकिन फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं जिसमें पेट्रोलियम आ जाता है, ये चीज़ें जो होती है ये हमारे पास नॉन रीन्यूएबल में है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन बम जो होता है, जो हाइड्रोजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें डायरेक्ट एग्जामिनर यहाँ से ऐसी चीज़ें पूछेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा ट्रिपल स्टार में रखना। हाइड्रोजन बम इज़ बेस्ड अपान, उसमें न्यूक्लियर फिशन होता है, फ्यूजन होता है, ये दोनों होते हैं। हाइड्रोजन बम के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियर जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलके बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज होना। तो वो किस में होता है, वो उसकी एग्जांपल आपको हाइड्रोजन बम याद रखना, तो उसमें फ्यूजन होता है, फिशन नहीं होता, फ्यूजन होता है। और इसमें सन एनर्जी, स्टार एनर्जी, इसमें सब में फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द राइज इन द फॉल ऑफ द सी लेवल्स और कॉज्ड बाय सी लेवल में राइज होना फॉल होना वो किस वजह से होता है, राइज एंड फॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है। रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आएगा। याद रखना कि जो राइज एंड फॉल जो टाइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड उसके लिए तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तीनों ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ सन, फोर्स ऑफ मून एंड रोटेशन ऑफ अर्थ भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फॉसल फ्यूल, इनमें कौन सी चीज़ है जो फॉसल फ्यूल से रिलेटेड है। देखो नाइट्रोजन नहीं, सॉरी रिलेटेड नहीं, रिलीज्ड फॉसल फ्यूल में क्या चीज़ निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, नाइट्रोजन भी निकलता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। तो ये तभी क्योंकि ज़्यादा इनसे पोल्यूशन होती है। नेक्स्ट, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि किस कंट्री को हम बोलते हैं कंट्री ऑफ विंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्वीडन को नहीं बोलते, डेनमार्क को नहीं बोलते, नॉर्वे को नहीं बोलते, फ्रांस को नहीं, वो है डेनमार्क। डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, द टाइडल पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ, तो टाइडल प्लांट्स पावर प्लांट में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, वहाँ पे तो टाइड्स का इस्तेमाल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस। फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ, जो फ्यूल सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फ्यूल सेल में हमेशा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो सिंपल सा आंसर है इसका, केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करता है वो। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम, जियो का मतलब होता है अर्थ, तो सिंपल सी बात है, जब ये पता होगा तो अर्थ के कोर के इनसाइड द अर्थ हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। ये बहुत ही इको फ्रेंडली होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता और रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। नेक्स्ट, 19 हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ, उसमें किसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जो वाटर से ऑब्टेन करते हैं, तो वो फॉलिंग ऑफ वाटर, जब वाटर गिरता है टरबाइन पर ज़ोर से तो उस स्पीड से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फॉलिंग वहाँ पे उसकी काइनेटिक, वहाँ से उसकी पोटेंशियल एनर्जी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये चीज़ याद रखना फॉलिंग वाटर की। तो वो उसका आंसर ये रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा जिनको जनरल साइंस में ये टॉपिक है। सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ, सोलर सेल किसके बने होते हैं, देखो सोलर सेल आपको सिलिकॉन के बने होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोलर सेल आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसने सिल्वर भी डाला है, एल्युमिनियम और जर्मेनियम, तो मेनली वो बने होते हैं किसके, सिलिकॉन। सिल्वर भी यूज होता है बहुत, लेकिन कम क्वांटिटी में यूज होता है। वो पैनल्स को जोड़ने का काम करता है, जो पैनल्स बने होते हैं वहाँ पे सोलर सेल में, उनको जोड़ने का काम सिल्वर करता है, ये याद रखना। और सिलिकॉन के वो मेनली बने होते हैं कौन, सोलर सेल। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सिलिकॉन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम नेचुरल गैस, तो जो रिमेन्स होते हैं जो मैरीन्स समुद्र के नीचे जो डेड प्लांट्स एनिमल्स हैं वही कन्वर्ट होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, लेकिन वहाँ पे आपको क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, उनको नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो एब्सेंस ऑफ द एयर, दैट मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन, वहाँ पे एनारोबिक होती है, विदाउट ऑक्सीजन वहाँ पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक गुड फ्यूल, मैंने करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल पढ़ाए हुए हैं आपको। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये तो करेक्टरिस्टिक है उसका। और लेस रेजिड्यू एंड आफ्टर बर्निंग के बाद कम उसमें रेजिड्यू बचे, ये भी तो है। ऑल ऑफ दी लेस कैलोरीफिक वैल्यू, ये नहीं है। करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, लेस, क्योंकि गुड फ्यूल का करेक्टर होता है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो सो इसका आंसर रहेगा ये। विच ऑफ द गिवन इज नॉट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो कन्वेंशनल हमारे पास कौन सा नहीं है, सोलर। सोलर को नॉन कन्वेंशनल में रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। देखो फॉसल फ्यूल तो किस में आएंगे, कन्वेंशनल में आएंगे, क्योंकि बायोमास वो भी कन्वेंशनल में आएगा, वेजिटेबल वेस्ट वो भी। सोलर एनर्जी को हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग या काफ़ी वक्त तक यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
जो वुड आपके पास लकड़ी जो होती है वो एज ए फ्यूल काम करती है, लेकिन वो कौन सा फ्यूल होता है? वुड जो होती है हमारे पास वो एज ए प्राइमरी फ्यूल होती है। नेक्स्ट, A solar water heater can't be used to get hot water on। हम सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी के लिए, लेकिन किस दिन नहीं हो सकता है? सनी डे पे तो हो सकता है, क्लाउडी डे, हॉट डे पे भी हो सकता है, विंडी डे पे भी हो सकता है, लेकिन अगर क्लाउड्स होंगे तो आपको सनलाइट ही नहीं पड़ेगी तो कैसे गर्म होगा वो? दैट्स क्लाउडी डे। विच स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया? अभी भी मैंने बोला कि विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट इंडिया की प्रोड्यूस करती है? दैट्स तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़्यादा। फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, और फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो फॉसल फ्यूल्स को हमने रखा है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इनको रिन्यू करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड द बर्निंग ऑफ कोल? अगर हम कोल को जलाएंगे तो क्या चीज़ हो सकती है कोल से? कोल से कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होगी, एसिड रेन भी प्रोड्यूस्ड होती है, और क्योंकि उसके लिए नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस्ड होता है ये। तो उसके बाद ऐश विद द टॉक्सिक मेटल स्प्योरिटी, ये भी, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। द मटेरियल यूज इंटरकनेक्शन ऑफ सोलर सेल्स, अभी मैंने बोला सोलर के पैनल्स को जोड़ने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, वो है हमारे पास सिल्वर। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई भी हुई है, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट जो डिस्कस किया, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास, एनर्जी लीड्स टू लीस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ हार्सनिंग एंड यूटिलाइजेशन। अगर आप उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे उसमें कम से कम एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, तो वो आपको सोलर एनर्जी में एनवायरमेंट पोल्यूशन कम देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कम मिलेगा किसमें? सोलर एनर्जी में। नेक्स्ट, द मेजर प्रॉब्लम इन हार्सनिंग द न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में, उसको निकालने में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो उसका फ्यूल होता है, तो उस फ्यूल को डिस्पोज ऑफ करना सेफली बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि उससे अगर उसमें थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है। तो वो इसका आएगा डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली। नेक्स्ट, विच मैथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स? थर्मल पावर प्लांट्स में कौन सा मैथड यूज़ किया है? वहाँ पे बॉइलिंग वाटर, तभी बोलते हैं ना, स्टीम को वहाँ पे प्रोड्यूस करके डाला जाता है टरबाइन पे, और जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो याद रखना, ये यहाँ पे हम बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज फॉर मनी। जो रिसोर्सेज जिसको लोग डिकेड से यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से डिकेड से यूज़ कर रहे हैं? वो कौन से हैं? वो एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आपके पास कौन से आते हैं? फॉसल फ्यूल्स वगैरह, वो आपको कब से लोग बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बाकी हैं सोलर एनर्जी, ये तो रिसेंटली इनकी डेवलपमेंट हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज टू पावर व्हीकल्स? में एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है जो पावर व्हीकल्स हैं, वहाँ पे कोल, ऑयल, प्रोपेन या एथनॉल, वहाँ पे एथनॉल का इस्तेमाल होता है। चीज़ भी याद रखना इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी सोर्स इज़ द लार्जेस्ट सोर्स यूज इन इंडिया? में कौन सा एनर्जी ज़्यादा यूज़ होता है? इनमें से सीएनजी हो गया, कंप्रेसर नेचुरल गैस, वो यूज़ होता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस वो यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है, बायोगैस, तो वो यूज़ होता है। एलपीजी का इस्तेमाल इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहाँ पे कौन सा सोर्स ज़्यादा यूज़ होता है? एलपीजी। तो एलपीजी का एक चीज़ याद रखना, इसका मेन कॉन्स्टेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ वो होता है ब्यूटेन। याद रखना ब्यूटेन इसमें मेन कॉन्स्टेंट, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और स्मॉल अमाउंट में इसमें इथेन और प्रोपेन होता है। और एक चीज़ याद रखना इसमें कि जो गैस के अंदर स्मेल होती है वो उसकी अपनी नहीं होती, उसमें केमिकल यूज़ होता है ताकि उस आपको पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है, तो उसका नाम है इथाइल मरकप्टेन। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, इथाइल मरकप्टेन। याद रखना, इथाइल मरकप्टेन उसका नाम है, याद रखना। फिर से मैं लिख देता हूँ, ये ETHYL, इथाइल मरकप्टेन। इसका फार्मूला होता है C2H5SH। तो इससे आपको गैस की वो स्मेल आती है। तो ये था हमारा
35 टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो जो हमने कवर किए इसका टॉपिक भी कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको वीडियोस जो MCQ सेशंस होंगे साथ साथ मिलेंगे। सो वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जो भी इस चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।